हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पांचवा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 5.3 को। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5.3 के कंप्लीट 3-4 वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को, जिसमें 5 क्वेश्चन है टोटल। और चूंकि ये ऐच्छिक का चैप्टर है यानी ऑप्शनल चैप्टर है, इसलिए चूंकि ऑप्शनल ये कहता ही है कि इसको अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी मे भी कौन ठीक है, कहीं एग्जाम में आ ही जाए। अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, सिलेबस में दिया है, हमें जो चैप्टर्स पढ़ना है उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन कठिन गेम ही तो खेलने में मजा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस गेम को खेलना। और थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होगा बट बनाने में बड़ा मजा आएगा। शुरुआती क्वेश्चन 1 नंबर तो बड़ा आसान है। 1 नंबर देखिएगा, 1 नंबर में कह रहा है कि कोई एपी है और ये एपी जो है दिया हुआ है 121, 117, 113, डॉट डॉट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ संकेत में दिया हुआ है an इज स्मॉलर देन 0, तो और n का वैल्यू निकालना। और आप खुद से सोचिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब कौन सा पद जो है इसका पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी पद जो है माइनस में लाना है, यानी जो एनवा पद हमारा होगा ना वो माइनस में होना चाहिए। तो माइनस में होने का मतलब क्या है, जब 0 से छोटा होगा तभी तो माइनस में जाएगा। तो इसलिए यहाँ संकेत में दिया है an इज स्मॉलर देन 0, an जब 0 से छोटा होगा तभी माइनस में होगा। तो संकेत का यूज करते हैं, an इज स्मॉलर देन 0 दिया है तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज स्मॉलर देन 0। a कितना है 121, n नहीं पता है, -1, d कितना है 117 में से 121 घटाइएगा ना तो बच जाएगा कितना -4, ठीक है। और इज स्मॉलर देन 0। अभी हो गया 121 प्लस -4 से दोनों में गुना कीजिए तो -4n +4 इज स्मॉलर देन 0। अब हो जाएगा 121 और 4 जोड़िएगा तो 125 -4n इज स्मॉलर देन 0। तो हो गया -4n इज स्मॉलर देन, ये प्लस 125 है, इधर आएगा तो -125 हो जाएगा। तो n इज स्मॉलर देन -125 और ये -4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है। तो अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा n इज स्मॉलर देन 4 3 12 और 4 एकम 4 0.25। तो इसलिए n इजकल टू हो जाएगा 32 यहाँ पे, बिकॉज पॉइंट में n तो रहता नहीं है, n पूरा इंटीजर में रहेगा तो n को हम 32 मान लेंगे, 31.25 है तो इससे बढ़ाकर n को 32 मान लेंगे। यानी इस एपी का 32वां पद जब आप निकालिएगा ना तो सबसे पहला ऋणात्मक पद निकलेगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है, 6 है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो a + 2d प्लस a + 6d, T7 के फॉर्मूला a + 6d इजकल टू 6। अब देखिए a और a जोड़ेंगे तो 2a, 2d और 6d जोड़ेंगे तो 8d इजकल टू 6। ये दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं हम, ये दोनों में 2 कॉमन कर सकते हैं, बचेगा क्या a + 4d इजकल टू 6 और ये 2 गुणा में है, उधर भेजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा भाग में, अब भाग में जाएगा तो ये कट के 3 आएगा। तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा a इजकल टू 3 और ये 4d प्लस में है, इधर आएगा तो 4d क्या होगा माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 है और गुणनफल कितना है 8 है, यानी तीसरे पद और सातवें पद का गुणनफल 8 दिया है। तो फिर तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला a + 2d इंटू सातवां पद निकालने का फॉर्मूला a + 6d इजकल टू कितना है 8 है। तो a का वैल्यू आप रखिए, a बराबर कितना हो रहा है 3 - 4d, तो a की जगह पर रख दिए 3 - 4d प्लस 2d। फिर इसके बाद a के जगह पर 3 - 4d प्लस 6d इजकल टू 8।
अब बताइए 2D 3 है तो 3, अब माइनस 2D में से 4D घटाइएगा तो -2D बचेगा। और यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, 6D में से 4D घटाएगा तो +2D बचेगा। इक्वल टू कितना हो गया 8। अब देखिए a - b इंटू a + b, क्योंकि 3 - 2d 3 + 2d है तो बराबर हो जाएगा a² - b² इक्वल टू 8। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में उधर भेज देगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर 4 और d² इक्वल टू 8, और ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो फिर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो अब आ जाएगा d² इज इक्वल टू 8 में से 9 गया -1, और ये -4 गुणा में है, इधर आएगा तो -4 भाग में होगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो d पर से स्क्वायर हटाइएगा ना तो इधर रूट हो जाएगा 1/4, यानी d का वैल्यू निकल गया +-1/2। क्योंकि कभी भी रूट से जब बाहर निकालते हैं हम संख्याओं को तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो d का वैल्यू +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट का यूज कीजिए। समीकरण फर्स्ट में क्या दिख रहा है, a = 3 - 4d, ठीक है। तो a = 3 - 4 और d के जगह पे +1/2 भी भर सकते हैं, और a = 3 - 4 और d के जगह पे -1/2 भी भर सकते हैं। जब d का वैल्यू दुगो हो रहा है तो दोनों को अलग अलग भरिएगा तो a का भी दुगो मान निकलेगा, ठीक है। d का वैल्यू -1/2 भी हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे 3 - 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3 में से 2 × 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा तो a = 3 और माइनस माइनस प्लस 2 × 2 यानी a = 5। तो a का भी 2 वैल्यू निकला, d का भी 2 वैल्यू निकला, बट हमें निकालना क्या एग्जैक्टली, हमें निकालना है क्या कह रहा था, प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी हमें निकालना है S16 = फॉर्मूला होगा n/2, डायरेक्ट हम फॉर्मूला ना लेके मान भरते हैं, n/2 × 2a प्लस, अब देखिए पहले इसको माने हम 1 का वैल्यू 1 रखें, प्लस n - 1 यानी 16 - 1 इंटू d, तो d कितना है 1/2, यहाँ 1/2 रख दिए। अब क्या होगा, 2 से ये 8 बार में कटेगा तो ये हो गया 8, और ये 2 × 2 अब प्लस 16 में से 1 गया 15, अब /2 है तो /2 लिख देंगे। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 2 × 4, और 4 में जब 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 और 15 जोड़ देंगे तो 19 अब /2, तो 2 से कटाइएगा तो ये 4 बार में कटेगा तो हो गया 19 × 4 = 76 यानी 76, ये एक आंसर आ गया। S16 का एक और वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला n/2 × 2 और a के जगह पर इस बार रखिए 5, 2a + n - 1 और d के जगह पे -1/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 से ये 8 बार में कट जाएगा तो ये हो गया 8 × 2 = 10 प्लस 16 में से गया 15, और यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दीजिए तो -15/2, तब ये कितना हो गया 8 × 10 दूना 20, 20 में से 15 गया 5 अब /2, तो 2 से कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 × 5 = 20, यानी इसका एक और आंसर आया, ये कितना आया 20। तो इसलिए इसका दोनों ये आंसर सही है, दोनों आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग बना लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखें कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती है, ठीक है। जैसे चलिए हम इसके लिए पहले एक फिगर ही बनाना उचित समझेंगे। मान लीजिए कि ये कोई सीढ़ी है और इस सीढ़ी में क्या हुआ कि ये मान लीजिए नीचे एक डंडा लगा हुआ है, फिर इसके ऊपर एक डंडा लगा है, फिर इसके ऊपर एक डंडा लगा है, और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ा है, और लास्ट में यहाँ पे एक डंडा लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि डंडे जो है परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी डंडों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डंडा है, पहला डंडा दूसरे डंडा से कितना है, मतलब ये दोनों डंडों के बीच की जो दूरी है ये कितना है 25 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती है। तो आप देख रहे हैं कि डंडा ये बड़ा है, उसके बाद एक समान रूप से डंडे की लंबाई घट रहा है।
कह रहा क्वेश्चन में कि यदि ऊपरी और निचली डंडों के बीच की दूरी, जैसे ये ऊपर वाला डंडा है तो यहाँ से लेकर ऊपर वाला डंडा जो है वहाँ से लेकर और नीचे वाला जो डंडा है ना यहाँ तक के बीच की जो दूरी है ये कितना दिया हुआ है 2.1/2 मीटर, इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है, यानी 2.5 मीटर। सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना है? सबसे निचले डंडे की लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर, यानी ये जो सबसे नीचे वाला डंडा है इसकी लंबाई दिया है 45 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद और ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी सबसे ऊपर वाला जो डंडा है इसकी लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बताइए सभी डंडों को बनाने में उपयुक्त लकड़ी की लंबाई ज्ञात करें। माने इसमें जितना सारा भी डंडा लगा है सबको बनाने में कितना लकड़ी की जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसमें कै गो डंडा लगा है, ठीक है, कितना इसमें डंडा लगा है। उसके बाद उन सभी डंडा के लंबाई के योगफल को हम जोड़ेंगे तब तो निकल पाएगा, यानी डंडों की संख्या सबसे पहले आपको निकालना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है, समझिएगा, क्वेश्चन में एक हिंट भी दे दिया है। डंडों की संख्या अगर आपको निकालना है तो क्वेश्चन में हिंट दिया है, डंडों की संख्या इक्वल टू 250/25 + 1। ये क्वेश्चन में दिया है कि डंडों की लंबाई आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट हिंट दे दिया ना, हम कैसे समझेंगे कि सर डंडों की लंबाई ऐसे कैसे कुछ भी लिख सकते हैं। बट समझिए हम आपको बता रहे हैं कैसे इतना हुआ। देखिए ये 2.1/2 मीटर है ना, जब इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना होगा? देखिए सेंटीमीटर में बदलिएगा तो ये देखिए 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 2 से 50 बार में कट जाएगा तो 50 × 250, यानी ये 250 सेंटीमीटर हो गया। तो आप इसको चाहें तो 250 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, यानी निचला डंडा से ऊपरी डंडे के बीच की जो दूरी है ये 250 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये मान लीजिए कि कोई सीढ़ी है, इसमें एक डंडा यहाँ लगा, 2 3 4 5 डंडों का यूज किए हैं। और मान लीजिए कि 2 डंडों के बीच की जो दूरी है इसमें मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है। 2 डंडों के बीच की दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर। तो फिर ऊपर वाले से लेकर और नीचे वाले के बीच की दूरी जानते हैं टोटल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर ये वाला, फिर इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर 8, फिर 4 सेंटीमीटर 12, फिर 4 सेंटीमीटर 16, यानी टोटल जो निचली डंडे से ऊपर वाले डंडे के बीच की दूरी टोटल 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप देखेंगे तो नीचे से लेकर निचले डंडा से ऊपरी डंडा के बीच की दूरी हमें पता है, यहाँ भी पता है। 2 डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी पता है। तो यहाँ तो डंडों की संख्या फिक्स है ना, डंडा की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये निचली और ऊपरी डंडे के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, आप बट्टा भाग दे देंगे 2 डंडों के बीच की दूरी से, यानी 4 सेंटीमीटर से, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो 5, टोटल डंडा कितना हो गया? 5। उसी प्रकार यहाँ निचली डंडा और ऊपरी डंडे के बीच की दूरी कितना है? 250 सेंटीमीटर, और 2 डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो 250 में 25 से भाग देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो डंडों की टोटल संख्या जो है हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ थेथराई नहीं किया गया, आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। 25 से ये 10 बार में कट जाएगा तो 10 और 1 कितना हो गया? 11, यानी इसमें टोटल 11 को डंडा लगा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि टोटल जो डंडा लगा है सारे डंडों की, माने 11 को डंडा इसमें लगा है, 11 डंडा की लंबाई निकालना है, टोटल कितना होगा, ठीक है। यानी आपको निकालना है S11। तो पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू A + L, छोटा वाला फॉर्मूला से ही बन जाएगा। n के जगह पर 11, क्योंकि टोटल 11 को डंडा है, बटा 2, और A माने प्रथम पद 45 प्लस L यानी लास्ट पद। प्रथम की संख्या 45 और लास्ट की संख्या 25 है, ठीक है। तो ये हो गया 11/2 अगुने 45 में 25 जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा? 70। अब ये लीजिए 2 से 35 बार में कट जाएगा, आप गुणा कर लीजिए। 35 से कम 35 हासिल 3, 35 से कम 35 और 3 38, यानी 385 सेंटीमीटर, टोटल 385 सेंटीमीटर लंबा डंडा चाहिए, तब जाकर ये टोटल 11 को डंडा बन पाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो देखिए ऐसे सॉल्यूशन करने के बाद तो काफ़ी छोटा हुआ, बट इसको समझना ज़्यादा जरूरी था। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन भी बना लिए। अब आइए इसके बाद देखिए 4 और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है,
ठीक है, जैसे एक पंक्ति में, एक लाइन में बहुत सारा मकान है, पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, डॉट डॉट करके, और लास्ट में टोटल 49 तक, ठीक है, टोटल 49 तक अंकित किया गया, यानी लास्ट में 49वां मकान आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि, यानी आपको शो करना है, दर्शाना है कि x एक ऐसा मान है कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग x के बाद वाले मकानों की संख्या का योग बराबर है। जैसे मान लीजिए कि बीच में एक ऐसा मकान है जिसपे, मतलब हो सकता है x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माना गया है कि बीच में एक ऐसा मकान है जिसका मान लीजिए कि x है, और इस x से पहले वाला जितना मकान है, इन सारे मकानों की संख्या का योगफल, यानी जोड़ेगा ना, 1 2 3 3 6 4 10, और जोड़ते जोड़ते x के पहले तक पहुंचेगा। x को नहीं जोड़ना है, x के पहले के जितने सारे मकान है उसकी संख्या का योग, और x के बाद जितना सारा मकान आएगा उसकी संख्या का योग क्या है, बराबर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे x है तो अपने से अंदाज लगाइए कि इसके पहले वाला पद क्या होगा, x के पहले वाला पद क्या होगा। 4 है तो 4 के पहले 3 है, 3 के पहले 2 है, यहाँ 49 है तो 49 के पहले जाहिर सी बात है 48 होगा, क्योंकि लगातार जा रहा है, ठीक है। तो यानी 49 के पहले 48 है, यानी एगो कम कर रहे हैं, तो x के पहले क्या आएगा, एगो कम करना पड़ेगा, तो x -1 आएगा, और x के बाद क्या आएगा, तो एक को बढ़ा रहे हैं ना बाद के लिए, तो x के बाद क्या आएगा, x +1 आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू पता रहता तब क्या, तब तो एकदम आसानी से इसके पहले क्या होता है इसके बाद लिख सकते थे, बट यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है, क्वेश्चन में संकेत ये दिया है कि s(x-1) जो है बराबर होगा s49 - sx के। लेकिन सर ये कैसे लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। आप समझिए, हम आपको अपने से इससे लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे लिखा है। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो x है ना, इसके पहले वाले सभी पदों का योगफल और x के बाद वाले सभी पदों का योगफल, ये दोनों बराबर है। तो x के पहले वाले जितने भी पद है सबका योगफल, तो भाई x के पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पद जा रहा है, तो मान लीजिए कुछ समय के लिए कि यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 30 रहता, मान लीजिए कुछ समय के लिए यहाँ पे 30 रहता, तो 30 रहता तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाना है, 30 तक। तो टोटल कई गो पद हो जाता, 1 2 3 4 5 6 30 तक जाते, तो यहाँ तक टोटल 30 गो पद होता। यानी यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, s30 निकालना पड़ता है टोटल का योगफल निकालने के लिए। जब यहाँ पे 30 रहता तब, लेकिन यहाँ 30 नहीं है, यहाँ x-1 है, इसलिए यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, x-1 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आइए इज इक्वल टू, मतलब इतने पदों का जो योगफल है, ये सारे पदों का योगफल इसके पदों, माने x के बाद जो पद आए इसके योगफल के बराबर होगा। तो भाई ये इसका योगफल कैसे निकालिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल। तो देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये निकालिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये टोटल पद का योगफल निकाले। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल, तो पहला पद से लेकर 49वां पद तक का योगफल निकाले, यानी s49 49 पदों का योगफल, एक से लेकर 49 तक जाएगा तो 49 गो ना पद हुआ। यानी पहले आपको निकालना, हमें वास्तव में क्या निकालना, बस इतना ही दूर के पदों का योगफल, और इतना योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ तक का टोटल योगफल निकालिए, यानी पहला से 49वां पद तक, यानी 49वें पदों तक का योगफल, यानी s49, ठीक है। और ये टोटल जब निकल जाएगा ना, तो इस टोटल में से माइनस कर दीजिए यहाँ तक को। सोचिए, ध्यान से सोचिए, ये टोटल पदों का योगफल हम पहले निकाले, तो इसको क्या बोलेंगे, s49, और इसमें से फिर हम क्या कर दिए कि यहाँ तक को घटा दिए, यहाँ तक को, इस टोटल में से यहाँ तक को घटा दिए, तो यही ना योगफल बच जाएगा। तो इस योगफल को निकालने के लिए s49 में से sx तक को घटा दिए, ठीक है। तो यही हिंट में दिया तो था। अब यही हिंट देखकर आप घबरा जाते हैं कि कैसे इतना आ गया है, बट अब तो समझ में आ गया कि इतना कैसे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। s(x-1) फॉर्मूला होता है n/2। तो देखिए n के जगह पे तो भाई हम x-1 ही भरेंगे, ठीक है, क्योंकि n के जगह पे x-1 यहाँ दिख रहा है, इंटू a + l कीजिए, a + l, तो यहाँ पे a कितना है, 1 है, अब प्लस l कितना है, l मतलब लास्ट पद यही ना निकाल रहे हैं हम, बस पहले यहाँ तक का योगफल निकालना, तो लास्ट पद यही होगा, x-1 इज इक्वल टू, अब s49 के बारे में सोचिए, तो भाई n/2
n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, तो ए कितना है 1, एल कितना है 49 49, माइनस एस एक्स के बारे में सोचिए, तो n/2 तो x/2 क्योंकि n के जगह पर x आया है, इंटू ए प्लस एल, ए माने प्रथम पद 1 प्लस एल, x तक ना जाना है, x तक, तो x तक जाएंगे यानी लास्ट पद x होगा। ठीक है, अब देखिए -1 + 1 कट गया, x से ये दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो x² - x/2 इजकल टू 49/2 अगुने 49 और 1 50, माइनस x से ये दोनों में गुणा कीजिए तो क्या होगा x से 1 में गुना होगा तो x, x से प्लस x में होगा तो x², बट्टा नीचे कितना है, नीचे है 2। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से कटाइएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 25। अब यहाँ पे होगा क्या कि x² - x/2 इज इक्वल टू 25 से इसमें गुणा कीजिए, तो 25 × 9 = 225 हासिल 22, अब 25 होगा 100 और 22 122। ठीक है, दोनों में गुणा कर लिया, माइनस x प्लस x/2 इतना है। तो अब क्या होगा, x² - x/2 इज इक्वल टू, इसका लघुत्तम निकालिए कितना होगा, या फिर लघुत्तम मत निकाले, ये माइनस में है ना, माइनस में इसको इधर बुला लीजिए तो प्लस में हो जाएगा, प्लस x प्लस x²/2, इस वाले टर्म को हम लोग इधर बुला लिए तो उधर क्या बचा 1225। अब बताइए इसमें इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कट गए यानी x² - x, प्लस यहाँ भी 2 से 2 कट गए यानी x प्लस x² इजकल टू 1225, माइनस x प्लस x कट जाएगा, x² और x² जोड़िएगा तो कितना होगा 2x², अब बट्टा नीचे कितना है 2 है, अब बराबर कितना है 1225, तो 2 से ये 2 कट गया, x पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, और आप सबको पता है 1225 का वर्गमूल आता है 35, तो क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछ रहा था तो x का वैल्यू कितना निकल गया 35। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे x का वैल्यू 35 होगा, यानी यहाँ से पहला पद से लेकर 34 पदों तक, क्योंकि x का वैल्यू 35 होगा, यानी 34 तक का योगफल और 35 के बाद वाला जितना पद आएगा उन सब का योगफल दोनों इक्वल होगा। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, आइए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में समझिएगा, ये थोड़ा सा सारे क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि एक फुटबॉल मैदान में एक छोटा चबूतरा है, ठीक है, जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक चबूतरा है जिसमें 15 को सीढ़ी बना हुआ है, इसमें से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। उस सीढ़ी की चढ़ाई, यानी सीढ़ी पे जब हम लोग चढ़ते हैं ना तो कितना ऊंचा चढ़ना पड़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की चढ़ाई जो है 1/4 मीटर है, और प्रत्येक सीढ़ी की जो चौड़ाई होती है ना, ऐसे करके चौड़ाई वो कितना है 1/2 मीटर है। इस चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात करें। देखिए कह रहा इस चबूतरा में टोटल कितना सीढ़ी बना है, टोटल 15 को सीढ़ी बना है, टोटल 15 सीढ़ियाँ बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला सीढ़ी है, सबसे नीचे वाला सीढ़ी खुद सोचिए, नीचे से सीढ़ी पे जब हम चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 5 नंबर में सबसे निचली सीढ़ी का आयतन। सबसे पहले तो आप निकालिए सबसे नीचे वाले सीढ़ी का आयतन। तो भाई सीढ़ी बना है तो जाहिर सी बात है घनाभ के आकार का बना होगा, उसका सीढ़ी बना है तो उसका लंबाई होगा, उसका चौड़ाई होगा और थोड़ा सा ऊंचा भी होगा, तो तीनों है यानी घनाभ है। तो आयतन क्या होगा L × B × H। तो लंबाई कितना है सीढ़ी का, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई देखिए, इनमें से प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितना है 50 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई है 50 मीटर। चौड़ाई का मतलब ऐसे कितना चौड़ा गया है, तो चौड़ाई उसका कितना है 1.2 मीटर, तो लिख दिए 1/2। और फिर ऊंचाई, चढ़ाई का मतलब क्या, मतलब सीढ़ी ऐसे हम चढ़ते हैं ना ऊपर की ओर, तो सीढ़ी की चढ़ाई को ही उसकी ऊंचाई बोलेंगे, 1/4 मीटर है। अब देखिए ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा 25 बार में, यानी इसका आंसर आ गया 25/4 मीटर क्यूब। यानी पहले सबसे नीचे वाला सीढ़ी का आयतन हम लोग निकाल लिए हैं। अब उसके बाद उसके ऊपर चलिए, ठीक है, यानी दूसरी जो सीढ़ी है उसकी आयतन निकालिएगा। दूसरी सीढ़ी का आयतन यहाँ पे सीखना है अच्छा से, दूसरी सीढ़ी का आयतन कैसे निकालिएगा,
तो इसके लिए भी फॉर्मूला होगा L गुने B गुने H। आपको बता दे L पहले 50 था और अभी भी 50 रहेगा, क्योंकि भाई नीचे वाला सीढ़ी की लंबाई, जैसे नीचे वाला सीढ़ी इतना लंबा है तो उसके ऊपर वाला सीढ़ी भी उतना ही लंबा है। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर दिया है और सारा सीढ़ी की चौड़ाई भी कितना है 1/2 मीटर है। चौड़ाई भी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन ऊंचाई चेंज होगा, क्योंकि धरती पर से पहली सीढ़ी की ऊंचाई 1/2 मीटर है, तो दूसरी सीढ़ी तो धरती से डबल उसका ऊंचाई हो गया ना, यानी 1/2 मीटर तो पहली सीढ़ी का था। सॉरी, ऊंचाई जो है, ऊंचाई जिसको हम चढ़ाई कह रहे हैं, पहली सीढ़ी का ही था 1/4, धरती से 1/4 मीटर ऊंचा था, लेकिन दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई तो धरती से इसका डबल हो जाएगा ना, तो डबल हो जाएगा तो इस ऊंचाई में 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से कितने बार में कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 25 बार में, यानी ये निकल गया कितना 25/2 मीटर क्यूब। अगर आप चाहें तो ये दोनों के आधार पर भी बना सकते हैं, यानी हमारा, या चलिए एक और निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं तीसरी सीढ़ी का आयतन। एक और निकाल लीजिए, हालांकि 2 पे भी बन सकता था। तीसरी श्रेणी का आयतन, तो लंबाई तो भाई 50 मीटर ही होगा, चौड़ाई 1/2 मीटर ही होगा, लेकिन ऊंचाई नीचे से ऊपर 3 गो सीढ़ी तक गए हैं, यानी 3 गुना बढ़ जाएगा। एक गो सीढ़ी का ऊंचाई था 1/4, तो 3 गो सीढ़ी के ऊंचाई के लिए इसमें 3 गुना बढ़ा देंगे, 3 से गुना करना पड़ेगा। 2 से कटाइएगा ना तो यहाँ 25 आएगा। अब बताइए 25 यही 75/4, यानी 75/4 मीटर क्यूब। तो जानते हैं ये AP बन रहा है। AP क्या बना हमारा 25/4 कॉमा 25/4 मीटर क्यूब कॉमा 25/2 मीटर क्यूब, ठीक है, कॉमा ये 75/4 मीटर क्यूब, ये AP बन गया। और ऐसे कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल, ये 3 गो सीढ़ी का आयतन निकाले, टोटल 15 गो सीढ़ी है, तो सबका आयतन हम क्यों निकाले, 15 गो सीढ़ी है, 3 गो का आयतन निकालिए। अब ये AP में आ गया, तो ऐसे ही 15 पदों का योगफल निकाल लीजिए, 15 पदों का योगफल निकाल लीजिए, टोटल का आयतन निकल जाएगा एक साथ जोड़कर, ठीक है। तो पहले तो D निकालना पड़ेगा आपको, तो D = क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, 25/2 में से 25/4 को घटाइए, तो कितना हो जाएगा लघुत्तम 4, 2 दूना 4, तो 25 दूना 50 -25, यानी लघुत्तम D निकल गया आपका 25/4। D का वैल्यू आप निकाल लिए। अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि आपको S15 निकालना है। फॉर्मूला होगा n/2, यानी n के जगह पे 15 ही है, 15/2 इंटू 2 और a के जगह पर 25/4, पहला पद है 25/4 प्लस n-1, n कितना है 15 -1 और d कितना है 25/4। ये होता फॉर्मूला Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए ये 15/2 और ये 2 से 2 बार में कटेगा, यानी इधर हो गया 25/2 और प्लस 15 में से 1 गया 14 अगुने 25/4, तो 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 7 बार में, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा 15/2 अगुने 25 ये देखिए इंटू 25/2 और प्लस 25 सत्ते 175/2, तो ये हो गया 15/2 अगुने 25/2 175/2, जोड़िएगा तो हो जाएगा 200/2, तो 2 से ये 100 बार में कट जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 15×5 = 75 और 0 है तो 0, यानी 750 मीटर क्यूब। ये टोटल जितनी भी सीढ़ियाँ बनी है सारी सीढ़ियों का आयतन जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, और वही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो देखिए इस चैप्टर में जो ऑप्शनल चैप्टर था आपके समांतर श्रेणी का, उसमें 5 क्वेश्चन था, 5 हम लोग बना लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा।